हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन। यदि आप भी तैयारी करते हैं बिहार एसएससी का, तो यह वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस वीडियो में हम लोग प्रीवियस क्वेश्चन की बात करने वाले हैं। बिहार एसएससी प्रखंड सांख्यिकी पर्यवेक्षक 2010 में जो पूछा हुआ है, उन्हीं सब सवालों को हम लोग देखने वाले हैं। साथियों, तैयारी करने का सबसे बेस्ट तरीका होता है कि आप सबसे पहले प्रीवियस क्वेश्चन जितने भी आए हैं सभी से आप एक बार गो थ्रू हो जाइए, देख लीजिए क्या पूछता है, क्या नहीं पूछता है, कितने डीप क्वेश्चन पूछे जाते हैं, नहीं पूछे जाते, हर चीज़ से आपको वाकिफ़ होना चाहिए। ये आपका प्रॉपर स्ट्रेटजी हुआ किसी भी प्रिपरेशन के एग्ज़ाम के लिए, तैयारी के लिए। और यहाँ भी हम लोग वही चीज़ देखने वाले हैं। तो चलिए वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा। शुरू करते हैं। यहाँ पर पहला सवाल आप देख सकते हैं, वंदे मातरम ये गीत कहाँ से लिया गया है? तो आनंद मठ उपन्यास से लिया गया है, और जिसकी रचना जो है वो रचना किए हुए हैं हमारे बंकिम चंद्र चटर्जी। और इसमें आनंद मठ में सन्यासी विद्रोह का चर्चा है, यानी ऑप्शन यहाँ से ए कह पाएंगे। अब याद कैसे रखेंगे, देखिए वंदे मातरम गीत कहाँ से लिया गया? आनंद मठ में। और मठ में कौन होते हैं? सन्यासी लोग ही होते हैं। तो यहाँ से याद रहेगा ऑप्शन ए, इसमें सन्यासी विद्रोह का चर्चा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में किस आधार पर आरक्षण प्रदान किया गया है? साथियों, जाति पर भी है, धर्म पर भी है, उम्र पर भी है, सब में है, लेकिन आपके एग्जाम में जो आंसर इसमें टिक किया गया है वो जाति आधारित आरक्षण की बात की गई है, ऑप्शन बी। काशीराम खेल रत्न अवार्ड की बात करें तो वो उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा दिया जाता है। करंट अफेयर का सवाल है। यूरो 2 नॉर्म्स का संबंध किस क्षेत्र से है? देखने से पता चलता है कि इसका संबंध मुद्रा से होना चाहिए, यानी ऑप्शन बी, लेकिन नहीं। यूरो 2 नॉर्म्स जो है वो प्रदूषण नियंत्रण से संबंधित है, ऑप्शन ए होगा। यूरो 2 किससे संबंधित है? तो प्रदूषण नियंत्रण से संबंधित है। महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता सबसे पहले जो कहा था वो कहे थे सुभाष चंद्र बोस ने 1944 में रेडियो से कहा था, उन्होंने जब सिंगापुर में उन्होंने अपने सरकार की स्थापना कर ली थी तब। तो याद रखेंगे साथियों, महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता जो कहने वाले व्यक्ति थे वो थे सुभाष चंद्र बोस। कूका आंदोलन, कूका आंदोलन जो है कृषि से संबंधित आंदोलन है, जो कि पंजाब में चलाया गया था। और इसको चलाने वाले जो दो व्यक्ति थे, एक भगत जवाहर मल और उसका जो एक सेवक था, यानी कि आप कह सकते हैं शिष्य था, बाबा राम सिंह। इन दोनों ने मिल कर के किया था कूका आंदोलन। ये बात है 1872 ईस्वी की। तो याद रखें साथियों, कूका आंदोलन किससे संबंधित है, किस राज्य से संबंधित है? पंजाब से। ए पैसेज टू इंडिया, ऑप्शन ए वहाँ हो जाएगा 6 में। ए पैसेज टू इंडिया मतलब कि एक रास्ता जो इंडिया तक जाता है। कैसे पहचान पाइएगा? तो उसमें पोस्टर लगा हुआ है, रास्ते में पोस्टर लगा हुआ है, उससे आप इंडिया पहुंच जाइएगा। तो यहाँ ऑप्शन डी हो जाएगा, ई एम फोस्टर। कोपेनहेगन किस देश की राजधानी है? साथियों, यहाँ आपको कन्फ्यूजन अक्सर होता है, इसलिए यहाँ पर आप ट्रिक बना सकते हैं, गैन डैन, गैन डैन। कोपेनहेगन डेनमार्क, डेनमार्क कोपेनहेगन, डैन गैन, डैन गैन। यहाँ से ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा। ध्रुव क्या है? तो ध्रुव एक तारा है। जी नहीं, यहाँ हम बात कर रहे हैं भारतीय सुरक्षा तंत्र में, तो इसमें क्या हो जाएगा? उच्च तकनीक हेलीकॉप्टर है ध्रुव। ध्रुव क्या है? तो उच्च तकनीक हेलीकॉप्टर है भारतीय सुरक्षा तंत्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नवरत्न का क्या अर्थ है? तो वो जिसका प्रचार जो है अमिताभ बच्चन करते हैं, 9 जड़ी बूटी वाला हर्बल तेल, या फिर 9 सार्वजनिक तेल की कंपनी, या फिर केंद्रीय लोक उद्यम विभाग द्वारा कंपनियों को दिया गया दर्जा, या फिर केंद्रीय मंत्रिमंडल के 9 प्रमुख मंत्रालय। तो साथियों, ऑप्शन के हिसाब से ए को आप तो छांट लीजिएगा, लेकिन बी में आप आंसर टिक करके आ जाएगा, लेकिन बी भी ऑप्शन नहीं होगा। आखिर इस कंपनी को नवरत्न का अधिकार कौन देता है? ऑप्शन सी आंसर इसमें होगा। केंद्रीय लोक उद्यम विभाग द्वारा कंपनियों को दिया गया दर्जा है नवरत्न, ऑप्शन सी यहाँ आंसर हो जाएगा। सारनाथ में जो स्तंभ है उसका निर्माण किसने करवाया? याद रखें, अशोक, ऑप्शन ए। अशोक ने मध्य प्रदेश में सांची का स्तूप भी बनवाया और सारनाथ में स्तंभ, इन दोनों का निर्माण जो है अशोक ने करवाया था।
हरिजन बंधु नामक पत्रिका का नाम बदल करके क्या रखा गया था? सीधा सा बात समझ लीजिए साथियों, इसमें बंधु को हटा दिया गया और हरिजन आपका आंसर हो गया, ऑप्शन सी। यहाँ बात करें यंग इंडिया की, नवजीवन की, तो ये सभी समाचार पत्र की शुरुआत भी महात्मा गांधी ने ही किया था, लेकिन हरिजन जहाँ बंधु लगा हुआ था तो हरिजन बंधु को हटा करके केवल हरिजन कर दिया है, यहाँ पर ऑप्शन सी हो जाएगा। 13 नंबर का सवाल आपको भी पता होगा, किस भारतीय भाषा को बोलने वाले लोगों की संख्या विश्व में हिंदी के बाद सबसे अधिक है? तो वो है बांग्ला। शब्द इड ये किससे संबंधित है? तो याद रखें यहाँ आत्ममोह से संबंधित है। इड 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 जो है वो आत्ममोह से संबंधित है। कई तरह के सवाल पूछ लिए जाते हैं साथियों, देख ही रहे हैं आप। स्वर्णिम चतुर्भुज योजना ये किससे संबंधित है? तो आपको ही पता होगा, इसके माध्यम से बड़े बड़े महानगर जैसे दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता को जोड़ा गया है। तो बताइए ये जलमार्ग होगा, रेल मार्ग होगा या सड़क मार्ग होगा? यहाँ ऑप्शन डी सड़क मार्ग होगा। तीन इलाही धर्म की बात करें, इसकी शुरुआत करने वाले अकबर थे और इसको स्वीकार करने वाले बीरबल थे। प्रथम और अंतिम हिंदू की बात करें, वो बीरबल थे, तीन इलाही धर्म को स्वीकार करने वाले। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट। मॉडर्न आर्ट का जो नेशनल गैलरी है रहता है वो हमारे दिल में रहता है, इस हिसाब से आप कहेंगे नई दिल्ली, ऑप्शन ए। मॉडर्न आर्ट का जो नेशनल गैलरी रहता है वो हमारे दिल में रहता है, इसलिए नई दिल्ली। कौन सा खरीफ फसल नहीं है? धान, मक्का, ज्वार, बाजरा। धान, मक्का, ज्वार, बाजरा, इससे आपको पता चल गया कि धान, मक्का, ज्वार, बाजरा ये सभी खरीफ फसल है। कपास भी आपका खरीफ फसल है, लेकिन बरसिम जो होता है ये रबी फसल है। ये एक पशुओं को खिलाने वाला चारा होता है बरसिम, और ये रबी फसल होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, महात्मा गांधी का चंपारण आंदोलन सफल रहा। बात पूछा आखिर ये कब हुआ था? 1915 में महात्मा गांधी अब दक्षिण अफ्रीका से लौट के आए थे। 1916 में उन्होंने साबरमती आश्रम बनाया, घर वर बनाया, और 17 में वो चल दिए आंदोलन के लिए। कहाँ? पश्चिमी चंपारण, और वो भी 1917 की बात है, और सफलता भी पाई थी इसमें। सर्वप्राचीन विधि ग्रंथ कौन सा है? तो आप याद रखेंगे मनुस्मृति। मनुस्मृति को बाद में इंग्लिश में भी बदला गया मैन ऑफ जेंटू लॉज के नाम से। बाकी बात करें सर्वप्राचीन विधि ग्रंथ कौन सा, तो याद रखें यहाँ पर मनुस्मृति होगा। गुप्त संवत, शक संवत, यहाँ ऑप्शन में आपको दोनों लिखा हुआ है। अगर हम बात करें इसकी, तो ये शक संवत की शुरुआत होती है 78 ईस्वी में, और यहाँ पर 319 में गुप्त संवत की शुरुआत होती है, यानी कि यहाँ ऑप्शन बी कहेंगे। देखिए साथियों, शक संवत की शुरुआत कुषाण शासक कनिष्क ने किया था, और वहीं पर चंद्रगुप्त प्रथम जब गद्दी पर बैठे थे 319 से 355 के बीच, तो राज्याभिषेक के समय यानी कि 319 में ही उन्होंने गुप्त संवत की शुरुआत की थी। ठीक है, ऑप्शन बी हो जाएगा यहाँ आपका आंसर। सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी किससे संबंधित है? तो सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी भारतीय सेवक संघ, इसकी स्थापना 1905 में हुई थी गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा, ऑप्शन बी। मीनाक्षी मंदिर कहाँ स्थित है? तो म से मीनाक्षी, म से मदुरै, ऑप्शन ए। म से मीनाक्षी, म से मदुरै। दिल्ली अभी दूर है, हनूज दिल्ली दुरस्थ। हनूज दिल्ली दुरस्थ, ये किन्होंने कहा था? तो मान लीजिए आप कोई काम करने जाते, कहते हैं अरे बाप रे बहुते दूर है अभी। क्या कहता है? बहुते दूर है। तो वहाँ अगर आमिर खान रहेंगे तो क्या कहेंगे? ऑल इज वेल, ऑल इज वेल। दिल्ली अभी बहुत दूर है, ऑल इज वेल, ऑल इज वेल, ऑल इज वेल। औलिया, निज़ामुद्दीन औलिया, याद रखेंगे ऑप्शन डी होगा। गुप्त वंश के संस्थापक की बात करें तो वो श्री गुप्त हैं, गुप्त वंश के संस्थापक।
त्वलक्कपीयम ग्रंथ किससे संबंधित है? तो यहाँ याद रखें, संस्कृत शब्द से ही लग रहा होगा, ये व्याकरण से संबंधित है। त्वलक्कपीयम जो है ये व्याकरण से संबंधित है। 1857 का जो विद्रोह हुआ उस समय जो भारत का गवर्नर जनरल था वो था लॉर्ड कैनिंग। वही जाकर के भारत का प्रथम वायसराय भी बना था और अंतिम गवर्नर जनरल भी वही रहा। किसके शासनकाल में सबसे अधिक मंगोल आक्रमण हुए? साथियों याद करने का हम आपको यहाँ पर ट्रिक बता दें। मंगोल जो था वो बिना बताए ही भारत पर आक्रमण कर देता था। किनके समय में? मोहम्मद बिन तुगलक के समय में। मंगोल जो था वो बिना बताए ही आक्रमण कर देता था। किनके समय में? मोहम्मद बिन तुगलक के समय में। इससे याद रहेगा कि मंगोल किसके समय में सबसे अधिक आक्रमण किया था? बिना बताए हुए मोहम्मद बिन तुगलक के समय में। ऑप्शन सी। दिल्ली सल्तनत की दरबारी भाषा क्या थी? तो याद रखेंगे साथियों, यहाँ पर ऑप्शन यहाँ ए हो जाएगा। दक्षिण भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन सा है? तो अन्नामलाई की पहाड़ी पर है अन्नामुडी। तो ऑप्शन ए हो जाएगा यहाँ पर। दोदा बेटा की बात करें तो वो दूसरी सबसे ऊंची चोटी है दक्षिण भारत की। काराकोरम पर्वत श्रेणी का पूर्ण नाम क्या है? तो देखिए, काराकोरम मतलब कार 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 एकदम कारो काला, तो कृष्ण भी तो काला ही थे। ऑप्शन बी हो जाएगा कृष्णा गिरी। काराकोरम पर्वत श्रेणी का पूर्ण नाम क्या था, क्या है? तो कृष्णा गिरी। टिहरी बांध सबको पता है साथियों। टिहरी बांध जो है वो उत्तराखंड में है। याद ऐसे रखते, वो टिहरता है, उत्तर नहीं देता है, खाली टिहरता है। तो ऐसे याद रख सकते हैं आप। भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात की बात करें तो जोग या गरसोप्पा जलप्रपात आप कह सकते हैं। ऑप्शन सी, कर्नाटक में है। संसार की सबसे गहरी झील की बात करें तो जो सबसे गहरी झील होगी वो काल होगा। लोगों के लिए जो सबसे गहरा होगा वो काल होगा। इस हिसाब से बैकाल 34 का ए। झूम कृषि करने वाले मुख्य जनजाति कौन हैं? तो याद ऐसे रखें, झूमते हुए गाँव, झूमते हुए गाँव, झूमते हुए गाँव। तो याद रहेगा यहाँ से झूम की खेती गाँव, गारो। बांग्लादेश की सीमा से मिलने वाला राज्य कौन सा है? तो आपको पता होना चाहिए, त्रिपुरा जो है तीनों ओर से बांग्लादेश से घिरा हुआ है। ऑप्शन ए यहाँ आंसर हो जाएगा। कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं? ये अनुच्छेद 110 में कहा गया है कि इसका निर्णय का अधिकार जो है लोकसभा अध्यक्ष को रहता है। प्रधानमंत्री बनने की जो न्यूनतम आयु है वो 25 वर्ष है। आप यदि प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं तो लोकसभा से भी बन सकते हैं, राज्यसभा से भी बन सकते हैं। लोकसभा के लिए आपको 25 वर्ष है और राज्यसभा के लिए, लोकसभा के लिए 25 वर्ष है, राज्यसभा के लिए 30 वर्ष है। तो निम्नतम जो है आप 25 वर्ष होना ही चाहिए भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए। अगर हम लोग राज्यसभा के सदस्यों के कार्यकाल की बात करें तो वो 6 वर्ष होता है। वहीं पर यदि हम लोग बात करें लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल वो 5 वर्ष का ही होता है। ठीक है, नेक्स्ट। उपराष्ट्रपति का निर्वाचन किसके द्वारा होता है? साथियों यहाँ केवल बात किया है उपराष्ट्रपति का। तो उपराष्ट्रपति का जो निर्वाचन होगा वो संसद के द्वारा होगा, यानी कि लोकसभा राज्यसभा इन दोनों के निर्वाचित मनोनीत दोनों ही सदस्य उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेते हैं। लेकिन वहीं पर राष्ट्रपति के निर्वाचन की बात करें तो इसमें लोकसभा राज्यसभा विधानसभा तीनों से आते हैं, लेकिन मनोनीत नहीं होना चाहिए, वो सभी निर्वाचित होना चाहिए, जनता के द्वारा चुना हुआ होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेता? तो याद रखें साथियों, अभी तुरंत हमने जानकारी ले चुके हैं कि लोकसभा भाग लेता है, राज्यसभा भाग लेता है, विधानसभा भाग लेता है, विधान परिषद भाग नहीं ले सकता है, क्योंकि हमारे भारत में टोटल 6 ही राज्यों में विधान परिषद है। कौन कौन से राज्य में? तो याद रखेंगे आपका बिहार, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र, यही, और सभी कहीं नहीं। इसलिए विधान परिषद को राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेने का अधिकार नहीं है। राज्यसभा के लिए नामांकित प्रथम अभिनेत्री कौन थी? याद रखिएगा नरगिस। नरगिस जो है राज्यसभा के लिए नामांकित प्रथम अभिनेत्री थी। बच्चों को कारखाना में
आप कम नहीं करवा सकते हैं साथियों, आप किसी भी व्यक्ति से ज़बरदस्ती कम नहीं करवा सकते हैं, ये आपको अनुच्छेद 23 में लिखा हुआ है। लेकिन हम बात करें बच्चों से, यानी कि 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों से आप कम नहीं करवा सकते हैं, ये अनुच्छेद 24 में लिखा हुआ है। तो यह ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान को किसने अंगीकृत किया? तो यहाँ ऑप्शन लिखा हुआ है भारत की जनता ने, भारत की संसद ने, संविधान सभा में भारत की जनता के प्रतिनिधियों ने। तो साथियों भारत की जनता ने कैसे होगा? भारत की जनता के प्रतिनिधियों ने न स्वीकार उसको अंगीकृत किया था, तो ऑप्शन सी होना चाहिए, बट यहाँ आंसर ऑप्शन ए की बात किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य में संवैधानिक विफलता होने पर किस धारा का प्रयोग होता है? साथियों हमारे भारतीय संविधान में टोटल 3 तरह के आपातकाल की बात की गई है, 352, 356 और फिर 360। सब में 4 का डिफरेंस है, 52 4 56, 56 4 60। 52 में कहा गया है यदि राष्ट्र में, ये इसके आधार पर पूरे भारत में राष्ट्रीय आपात लगेगा, 56 में किसी एक राज्य में आपात लगेगा और 60 में है वित्तीय आपात लगेगा। यहाँ बात किया गया है राज्य में, तो अनुच्छेद 356 के तहत, और इस हिसाब से 356 में ऑप्शन बी हो जाएगा। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश किसके द्वारा नियुक्त किए जाते हैं? तो याद रखिएगा उच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश होते हैं वो नियुक्त किए जाते हैं भारत के राष्ट्रपति के द्वारा, ऑप्शन सी। चाहे हम लोग सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश की बात करें, चाहे हम लोग हाई कोर्ट के न्यायाधीश की बात करें, इन दोनों की नियुक्ति राष्ट्रपति जी ही करते हैं। लेकिन अंतर ये है कि राष्ट्रपति जब हाई कोर्ट के न्यायाधीश के चुनाव करेंगे, नियुक्ति करेंगे, तो उसमें सुप्रीम कोर्ट के जो न्यायाधीश होते हैं उनकी सलाह लेते हैं। लेकिन दोनों की नियुक्ति कौन करेंगे? तो भारत के राष्ट्रपति। आपके एग्जाम में अक्सर राज्यपाल को देकर के दिया हुआ रहता है, आपको लगता होगा कि भारत के मुख्य न्यायाधीश इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं और उच्च न्यायालय की बात करें तो इसकी नियुक्ति राज्यपाल करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। राज्यसभा में राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत सदस्यों की संख्या कितनी होती है? तो 12 होती है, ऑप्शन सी। और ये कहाँ से लिया गया है? तो आयरलैंड से लिया गया है। बलवंत राय मेहता समिति पंचायती राज से संबंधित है, जो कि कब इस समिति का गठन हुआ था? तो 1956-57 में हुआ था। LM सिंघवी समिति ये 1996-86 में इसकी स्थापना हुई थी। लेकिन इस अभी पूछा है बलवंत राय मेहता समिति के बारे में, तो ऑप्शन बी यहाँ आंसर हो जाना है। राष्ट्रध्वज में कितनी तीलियाँ होती है? सबको पता है 24। भारत में स्वतंत्र भारत का प्रथम यदि हम लोग औद्योगिक नीति की बात करें तो वो औद्योगिक नीति की घोषणा जो हुई थी वो हुई थी, होगा सी होगा 1948 में। प्रथम औद्योगिक नीति की घोषणा हुई थी 1948 में। मॉडरेट किससे संबंधित है? तो याद रखिएगा मॉडरेट जो संबंधित है वो उत्पाद शुल्क से संबंधित है। याद कैसे रखेंगे? मॉडरेट करके रखना चाहिए उत्पाद शुल्क को। अगर मॉडरेट नहीं करके रखिएगा, उत्पाद शुल्क ज़्यादा लगाइएगा तो उत्पाद बढ़िया से नहीं होगा, नहीं करेगा कोई। तो उत्पाद शुल्क को जो है मॉडरेट करके रखना चाहिए। इसे याद रखा मॉडरेट, मॉडरेट किसको? तो उत्पाद शुल्क को। ऑप्शन ए यहाँ से आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कर संरचना संबंधित सुधारों के लिए गठित समिति कौन सी थी? तो याद रखिएगा चिलैया समिति। चिलैया समिति इसकी स्थापना जो हुई थी 1991 में हुई थी और ये जो है कर संरचना संबंधित सुधारों के लिए गठित की गई थी। याद ऐसे रखेंगे कर दो, कर मांग रहा था, चिल्ला चिल्ला करके कर मांग रहा था, चिल्ला चिल्ला करके कर मांग रहा था। इसे याद रखेगा चिलैया समिति जो है वो कर से संबंधित है। समुद्र तल से बिहार की औसत ऊंचाई कितनी है? याद रखिएगा साथियों, बिहार यदि समुद्र पर जाना चाहता है तो वो तड़पेगा, लेकिन फिर भी समुद्र पर नहीं पहुंच पाएगा। क्यों? क्योंकि हमारा बिहार समुद्र के किनारे तो नहीं है। लेकिन हमने यहाँ ट्रिक क्या बनाया? बिहार समुद्र तक जाने के लिए तड़पेगा, तो यहाँ से रखिएगा 53 मीटर औसत ऊंचाई है समुद्र तल से बिहार की। अगर हम लोग बात करें क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार देश का सबसे बड़ा राज्य, केवं बड़ा राज्य है? तो यहाँ देखिए, जिसको नहीं पता बिहार से पूछिए, बिहारी लोगों से पूछिए सबसे बड़ा किसका है, तो कहेगा कि बिहार सबसे बड़ा है। बिहार जो है वो सबसे बड़ा है, 12 है, बड़ा है 12 है, बड़ा है 12 है। ऑप्शन डी यहाँ आंसर हो जाना है। पटना में जो गोलघर का निर्माण किया गया है
जब उसमें निर्माण किया जा रहा था उस समय गवर्नर जनरल कौन था भारत का, याद रखेंगे लॉर्ड कॉर्नवालिस थे। जब पटना में गोलघर की स्थापना हो रही थी उस समय भारत के जो गवर्नर जनरल थे वो थे लॉर्ड कॉर्नवालिस। उड़ीसा बिहार से अलग होने के लिए छटपटा रहा था। उड़ीसा बिहार से अलग होने के लिए छटपटा रहा था। 636 में ये अलग होता है। कौन? उड़ीसा। किससे? बिहार से। बिहार में कितने ब्लॉक हैं साथियों? यहाँ पर जो मैं आपको ट्रिक बताने जा रहा हूँ थोड़ा सा आपको सुन करके बुरा तो लगेगा, लेकिन साथियों अब ये ट्रिक है, बस इतना ध्यान रखिएगा, ये ट्रिक है। ब्लॉक में आप जाइएगा कोई काम करवाने के लिए, आपसे रुपया लिया जाता है, जबकि ब्लॉक में रुपया नहीं लेना चाहिए। कुल मिलाकर के ब्लॉक में जब आप जाते हैं काम करवाने के लिए तो वो आपको क्या बनाता है? चूतिया बनाता है। साथियों माफ़ करिएगा, यहाँ ब्लॉक वाले क्या बनाते हैं? आपको चूतिया बनाते हैं। तो इसे याद रख, शब्द से याद रख लीजिए 534 बिहार में टोटल अभी प्रखंड हैं, ब्लॉक है 534। प्लाईवुड का कारखाना बिहार में कहाँ है? याद रखेंगे हाजीपुर में। देखिए इसको आप याद कैसे रखें? प्लाईवुड का जो लकड़ी होता है, चाहे वो पलंग हो, कोई भी चीज़ हो प्लाईवुड का, वो बढ़िया नहीं होता। लेकिन आपके दहेज में कुछ दिया ही नहीं, प्लाईवुड ही दे रहा है, कहेंगे हाँ जी दे दो, हाँ जी जो है दे दो, भाई जो है दे दो, प्लाईवुड हाँ जी दे दो। तो हाजी से हाजीपुर। माई कंट्री माई लाइफ, माई कंट्री माई लाइफ, ये कौन कहते हैं? ये लाल कृष्ण आडवाणी कहते हैं। डेविस कप किससे संबंधित है? तो इसको आप यदि देखें, डेविस टेनिस, डेविस टेनिस, डेविस टेनिस, ऑप्शन बी हो जाएगा। यहाँ पर पूछ रहा है किसकी पांडुलिपि को यूनेस्को की सूची में शामिल किया गया है? आपको पता है ये री शब्द जो है काफ़ी ज़्यादा सबसे अलग होता है ना? तो यूनेस्को में किसको शामिल किया जाएगा? इसी री को शामिल किया जाएगा, मतलब ऋग्वेद को शामिल किया जाएगा। ठीक है। नोबेल शांति पुरस्कार विजेताओं का चयन किस समिति के द्वारा होता है? आपको पता होगा नोबेल पुरस्कार की शुरुआत जो है 1901 में की गई थी। शुरू में 5 विषयों में दिया जाता था, फिर 1969 में अर्थशास्त्र के भी क्षेत्र में दिया जाने लगा। ठीक है। लेकिन इसके साथ ही एक चीज़ ये भी बात होता है कि सभी पुरस्कार तो स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम से दिया जाता है, लेकिन शांति पुरस्कार की बात करें तो वो जो है किसके द्वारा दिया जाता है? नॉर्वे की राजधानी ओस्लो से दिया जाता है। तो कुल मिलाकर के नोबेल शांति पुरस्कार की विजेताओं का चयन समिति किस देश में है? तो नॉर्वे में है। ऑप्शन सी हो जाएगा। एशिया में जो सबसे पहले जो आप कह सकते हैं नगरीकरण जो हुआ था ना, वो जापान में हुआ था। इसलिए आप कहेंगे कि एशिया का सबसे पुराना जो स्टॉक एक्सचेंज है ना साथियों, वो जापान के टोक्यो में है। 123 समझौता किससे संबंधित है? 1 2 3 परमाणु बम फायर हो जाएगा। ऑप्शन ए यहाँ पर आंसर हो जाना है। 1 2 3 परमाणु बम अटैक कर देगा। ऑप्शन ए यहाँ से हो जाएगा। परमाणु समझौता 1 2 3 से संबंधित है। लेकिन अब ये परमाणु समझौता किनके बीच हुआ था 1 2 3 वाला? तो ये जो समझौता है भारत और पाकिस्तान के बीच में हुआ था। जलवायु परिवर्तन वाला ये आप करंट अफेयर का सवाल है। हिंदी समाचार पत्र हिंदुस्तान के संपादक कौन है? याद रखिएगा मृणाल पांडे। नीलोत्पल मृणाल को देखते होंगे, एक हिंदी के बहुत अच्छे लेखक हैं, वर्तमान में आधुनिक उभरे हुए हैं। तो इस हिसाब से नीलोत्पल मृणाल पांडे वो हिंदुस्तान के संपादक हैं। यूएनओ की आधिकारिक भाषा की बात करें तो 6 है। कैसे है देखिए, उसमें अगर हम लोग सदस्य की बात करें, यूएनओ के सदस्य की बात करें तो वो 5 है। ABC पर FIR, अमेरिका, ब्रिटेन, चीन, फ्रांस, रूस। तो अमेरिका, ब्रिटेन इंग्लिश ले लीजिए, यहाँ से चीनी ले लीजिए, फ्रेंच ले लीजिए, रूस ले लीजिए। ठीक है, ये 4 भाषाएं यहाँ पर हो गई। इसके अलावे आप जोड़ेंगे किसको? तो अरबी भाषा को। इसके अलावे आप जोड़ेंगे किसको? तो स्पेनिश भाषा को। इस हिसाब से टोटल आप कहते हैं आधिकारिक भाषा जो है वो कौन कौन सी है? 6 भाषाएं हैं। लेकिन अगर कहें कार्यकारी भाषाएं तो वो 2 है, जिसको कि हम लोग बोलते हैं अंग्रेजी, फ्रेंच। यहाँ पर पूछा आधिकारिक भाषा, तो यहाँ पर 6 आंसर हो जाना है।
किस राज्य में धर्म बौद्ध धर्मावलंबी दूसरे नंबर पर है? साथियों ये क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा डीप में पूछा हुआ है। ऐसे क्वेश्चन बिल्कुल भी ना पूछ पढ़ें जो आपके दोबारा एग्जाम में आने का चांस नहीं बनता। पूछने को तो साथियों कुछ भी पूछ सकता है, लेकिन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पर भी थोड़ा सा आपका ध्यान रहना चाहिए। अमेरिका के राष्ट्रपति अधिकतम कितनी बार निर्वाचित हो सकते हैं? याद रखिएगा 2 बार। जैसे हमारे भारत में ही देख लीजिए, मोदी जी 14 से 19, 19 से फिर 5 साल 24 तक बने। अब लेकिन चुनाव होगा फिर से वो बन जाएंगे, लेकिन अमेरिका में है कि 2 बार से ज़्यादा आप बन ही नहीं सकते हैं। झुंपा लाहिरी को किस देश में राष्ट्रपति का विशेष दूत बनाया गया है? देखिए साथियों, झुंपा लाहिरी, ये तो करंट अफेयर का सवाल है। अमेरिका। माय नेम इज़ खान फिल्म के निर्देशक कौन है? तो उस समय आया हुआ था, इसलिए सवाल साथियों यहाँ पर पूछा हुआ है। करण जौहर इसके निर्देशक थे। चांद का मुंह टेढ़ा, ये एक पुस्तक है, इसके लेखक कौन है? गजानन माधव मुक्ति बोध। अब देखिए, गजानन का मुंह देखिएगा तो सूर निकला हुआ, मतलब उसका मुंह क्या है? टेढ़ा है। ऐसे आप ट्रिक बना सकते हैं, छोटा छोटा ट्रिक। अखबारी कागज़ के उद्योग के लिए कौन सा शहर विख्यात है? नेपा नगर। अखबारी कागज़ के लिए कौन सा है विख्यात? तो नेपा नगर है। आगे देखिए, स्लम डॉग मिलियनेयर एक उपन्यास है, इसके कौन लेखक हैं? तो इसको कोई लेखक नहीं है, इसमें से कोई नहीं। ऑप्शन डी आंसर होगा, खुशवंत सिंह। कोई नहीं। कजरी, ये एक लोक नृत्य है, ये कहाँ प्रचलित है? तो उत्तर प्रदेश में कजरी। शून्य की पहचान सबसे पहले किस भारतीय गणितज्ञ ने किया था? तो आपको पता होना चाहिए, आर्यभट्ट ने किया था, और इनका जो पसंदीदा जगह था वो पाटलिपुत्र था। साथियों देखिए कितना गजब का क्वेश्चन पूछा हुआ है। एक विद्युत ट्रेन उत्तर दिशा में जा रही है, तो उसका धुआं किस दिशा में जाएगी? तो साथियों यहाँ पर तो बूझा बुझावल सवाल हो गया, सीधी सी बात समझिए, विद्युत ट्रेन में धुआं कैसे आएगा? ऑप्शन डी यहाँ पर आंसर हो जाना है आपका। फिर रीजनिंग का क्वेश्चन आप देख रहे हैं, हेपेटाइटिस किस अंग से संबंधित बीमारी है? तो वो लीवर से संबंधित बीमारी है, इसलिए हेपेटाइटिस बी की सुई भी लगाई जाती है। और ये हेपेटाइटिस बड़ा ही खतरनाक बीमारी होता है, क्योंकि शुरू में तो पता ही नहीं चलता पेशेंट को कि हमको हेपेटाइटिस की भी बीमारी हुई है, हमारे लीवर में कोई दिक्कत है। तो ये जो है इसका टीका दिया जाता है, किसी अस्पताल में मुफ्त में दिया जाता है, कहीं पर रुपये भी किया जाता है। साथियों अगला क्वेश्चन देख लीजिए, एपीकल्चर। एपीकल्चर जो संबंधित है वो है शहद से। फिर सेरीकल्चर जो है वो संबंधित है रेशम से। पिसिकल्चर मछली से। और विटिकल्चर अंगूर से। साथियों ये जो है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टाइप का सवाल पूछा जाता है, हर एग्जाम में लगभग पूछ ही लेता है कि बताइए ये किससे संबंधित, ये किससे संबंधित है। तो याद रखेंगे इस तरीके से। ऑप्शन दिया हुआ था, सूर्य किरण पृथ्वी पर कितनी देर में आती है? तो 8 मिनट 5 सेकंड। ऑप्शन यहाँ पर सी हो जाएगा। इंद्रधनुष के 7 रंगों में बीच में कौन सा रंग होता है? साथियों यदि आप देखिएगा, इसको कहते हैं भिव जियोड़। तो 3 इधर से हटा दीजिए, 3 इधर से हटा दीजिए, बीच में कौन सा बचा? जी। जी से क्या होता है? ग्रीन होता है, तो बीच में ही पूछा हुआ है, यहाँ पर ऑप्शन बी हो जाएगा हरा। कोबाल्ट 60, इसका प्रयोग हम लोग कैंसर के उपचार के लिए करते हैं, लेकिन कोबाल्ट 60 के किस रे के किस किरण का हम लोग कैंसर के इलाज के लिए करते हैं? याद रखिएगा, अल्फ़ा रे। अल्फ़ा रे। कोबाल्ट 60 से, कोबाल्ट 60 से जो अल्फ़ा रे आता है, उस अल्फ़ा रे से किसका इलाज होता है? तो याद रखिएगा कैंसर का होता है। क से कोबाल्ट और क से कैंसर, ऐसे भी याद रख सकते, क से कोबाल्ट हुआ, क से कैंसर हुआ। इसका प्रयोग हम लोग एक दूसरे में करते हैं। और इसका कोबाल्ट 60 का कौन सा रे? तो याद रखिएगा अल्फ़ा रे। पानी का घनत्व किस ताप पर अधिकतम होता है? कन्फ्यूजन के लिए एक में माइनस लगा दिया है, एक में प्लस, तो याद रखिएगा माइनस नहीं प्लस। पानी का घनत्व जो है वो 4 डिग्री सी पर सबसे अधिकतम होता है, ना कि -4 डिग्री सी पर। उष्मा का सबसे अच्छा चालक जो होता है ना साथियों, वो सबसे भारी धातु चांदी होता है। दांतों में क्या होता है? दांतों में कैल्शियम होता है। और रक्त का थक्का बनना ये विटामिन के से संबंधित है। वयस्क पुरुष में रक्त की मात्रा की बात करें तो 5 से 6 लीटर होता है, वहीं पर महिला की बात करें तो उसमें आधा लीटर कम होता है। सूर्य से जो ऊर्जा निकलता है वो संलयन हाइड्रोजन मिल करके हीलियम बनाते रहता है, और साथ ही साथ ऊर्जा निकलते रहता है। तो यहाँ संलयन होता है, न कि विखंडन होता है। ऑप्शन ए यहाँ आंसर हो जाना है। ECG ये जो है मस्तिष्क से संबंधित है, और
कोई भी पुराना अवशेष है उसका उम्र कितना है वो आप कार्बन 14 से पता लगा पाते हैं। देखिए, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, ये बात कहा गया चार्ल्स डार्विन ने कहा था, यानी कि जो ज़्यादा फिट है वही सर्वाइव करेगा, जो ज़्यादा फिट नहीं है वो मर जाएगा या वो मार दिया जाएगा। ताकतवर ही लोग ही इस धरती पर राज कर सकता है। मनुष्य सबसे ज़्यादा ताकतवर था, इसलिए मनुष्य राज किए हुए हैं। डार्विन, कंप्यूटर शब्दावली नहीं है, सबको पता होगा साथियों। क्रायोजेनिक शब्द जो है वो कंप्यूटर से संबंधित नहीं है। edu.in.us ये किससे संबंधित है, तो एडू जब लग गया तो एजुकेशन यानी कि है शिक्षा से संबंधित है। इन्वायरमेंट शब्द किस भाषा से संबंधित है, तो इन्वायरमेंट जो है वो देवनागरी भाषा से संबंधित है। इन्वायरमेंट। दवा कंपनी कौन सी नहीं है, तो साथियों पूछ लिया गया है। और कौन सी धातु सबसे भारी है, तो वो चांदी, आपको भी पता है, हमने अभी बताया। इनमें कौन सी पक्षी उड़ सकती है, तो आप इसको नहीं भी पता है, ये दोनों नहीं उड़ सकती है, कीवी एमू नहीं उड़ सकती, लेकिन गौरैया तो खूब उड़ती है, हालांकि अभी तो कम देख रहे हैं। 4G मोबाइल तकनीक किसने प्रारंभ की, तो याद रखिएगा साथियों 4G तकनीक की शुरुआत करने वाला चीन था, जो कि हम लोगों तक कब पहुंचा, तो 15 में पहुंचा, जब जियो सिम आया। 4G धमाकेदार। सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है, याद रखेंगे एसिटिक अम्ल पाया जाता है, ऑप्शन ए। साथियों, वीडियो के अंत तक बनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो हमारे चैनल को लाइक करके सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट ज़रूर करें। शुक्रिया। जय हिंद।